और अगला हमारा कार्यक्रम 30 अक्टूबर 2024 को भारत बंद का आह्वान है। भारत बंद का जो मुख्य मुद्दा है जाति आधारित जनगणना एवं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, उसके साथ साथ और 9 मुद्दे हैं। तो उस 9 मुद्दों को लेकर के भारत बंद किया जा रहा है कि ये जो कांग्रेस बीजेपी की सरकारें हैं, ये सरकारें न तो गणना करा सकती हैं और न तो जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में दे सकती हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी है जो कि ऐलान करती है कि जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगी, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में देंगे। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा जी हैं और आप हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश समीक्षा प्रभारी। और अभी दिल्ली में कुछ कार्यक्रम हुए थे इनके, तो आइए जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्या और आगे प्लान है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी दिल्ली में आप लोग दिखाई दे रहे थे तालकटोरा स्टेडियम में, क्या मामला था सर? वो दिल्ली में 3 कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम था 8 अक्टूबर 2024 को जंतर मंतर पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन था, जो कार्यक्रम 4 चरण में घोषित किया गया था। तो तीसरे चरण का दिल्ली में था। तो चौथा चरण है भारत बंद 30 अक्टूबर को, तो उसी को लेकर के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया गया। उसमें जो मेन मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और मूल निवासी बहुजन समाज की जनगणना, इसको लेकर के और 9 मुद्दे पर कार्यक्रम किया गया था। बड़े पैमाने पर दिल्ली में कार्यक्रम जंतर मंतर पे हुआ और अगला हमारा कार्यक्रम 30 अक्टूबर 2024 को भारत बंद का आह्वान है। तो भारत बंद का क्या मुख्य मुद्दा जाति आधारित जनगणना रहेगा सर? भारत बंद का जो मुख्य मुद्दा है जाति आधारित जनगणना एवं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, उसके साथ साथ और 9 मुद्दे हैं। तो उस 9 मुद्दों को लेकर के भारत बंद किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अभी उसके बाद आया कि अभी ये चुनाव हुआ, तो चुनाव में ईवीएम से बड़ा पैमाने पर घोटाला हुआ, तो उसमें एक ये भी मुद्दा है। सर, एक बात हम जानना चाहेंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है कि जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना हिस्सा है। तो 22.5% एससी एसटी की ये जनसंख्या है, उसका तो रिप्रेजेंटेशन अभी पूरा नहीं हुआ सर। क्या लगता है सर, ओबीसी की पॉपुलेशन अगर काउंट हो जाएगी, ओबीसी की जनसंख्या निकल के आ जाएगी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन पूरा होने की संभावना है सर? जो ये सरकारें हैं, इन सरकारों से उम्मीद नहीं है, इसलिए कि तथाकथित आज़ादी मिले लगभग 77 साल हो गया। इन लोगों ने भारतीय संविधान में ओबीसी के लिए 340 आर्टिकल बाबा साहब ने लिख करके दिया। अभी तक इन लोगों ने उस पर कोई अमल नहीं किया, काम नहीं किया। तो इससे ये उम्मीद है, हमको भी उम्मीद है और भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को भी उम्मीद है कि ये जो कांग्रेस बीजेपी की सरकारें हैं, ये सरकारें न तो गणना करा सकती हैं और न तो जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में दे सकती हैं। इसके लिए केवल बहुजन मुक्ति पार्टी है जो कि ऐलान करती है कि जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगी, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में देंगे। तो केवल बहुजन मुक्ति पार्टी के ही पर भरोसा है लोगों का। बीजेपी को देखा गया, कांग्रेस को देखा गया, ये दोनों नाकाम रही, इसलिए उम्मीद अब इन लोगों से नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी से उम्मीद जनता की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे जाते हैं कि ओबीसी से हैं और आप लोग आंदोलन करके ओबीसी की पॉपुलेशन काउंट कराना चाहते हैं, जनसंख्या का आंकड़ा लेना चाहते हैं। तो ये बात आप मोदी जी के समक्ष क्यों नहीं रखते? मोदी जी क्या ओबीसी नहीं है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं कहा जाता है और हैं भी, वो अपना डाले हुए हैं, मगर उन पे थोड़ा सा शक होता है। शक ये होता है कि जो ओबीसी व्यक्ति है और ओबीसी की ही जाति आधारित जनगणना नहीं करवाना चाहता, उसके विरोध में है, तो कैसे ओबीसी माना जा सकता है? समाज तो नहीं मान रहा है, इसलिए उन्होंने धोखा दिया समाज को। उन्होंने कहा कि हम ओबीसी के हैं, तो ओबीसी के लोगों ने उनको सोचा कि प्रधानमंत्री बना देते हैं, देश के शासन सत्ता में बैठा देते हैं, तो ओबीसी की जितनी समस्याएं होगी, सारे समस्याओं का सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी समस्याएं और ओबीसी के लोग खुशहाल होंगे।
लेकिन इन्होंने तो क्या किया कि स्टाम्प पेपर पर लिख करके हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को दिया कि हम ओबीसी की जाति हज गणना नहीं करवाएंगे। और भी बहुत सरकारें आई और बहुत से प्रधानमंत्री लोग हुए, मगर किसी में यह कुवत नहीं थी कि वो ये कहे कि हम ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। मगर इन्होंने तो ये करके दिखाया, हलफनामा दिया कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करवाएंगे। इससे यह शक होता है समाज को, जनता को, और खासकर ओबीसी के लोगों को ये शक हो रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ओबीसी हैं कि नहीं हैं। एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर ओबीसी पे क्रीमी लेयर लगा रखा है, आदेश उसका सुरक्षित है और क्रीमी लेयर अमल में भी आ रहा है, और सेम वही प्रोसीजर उन्होंने एससी एसटी पर भी लगा दिया है। तो आप चूंकि पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग का और रिप्रेजेंट दे रहे हैं, एससी एसटी भी पिछड़ा ही होता है सर, उसके लिए क्या संगठन के पास प्लान आपका है? उसमें भी तो क्रीमी लेयर लगाया गया एससी एसटी पे। देखिए, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें लड़ाई में ये है कि ओबीसी पर भी जो क्रीमी लेयर लगा है उसको ख़त्म किया जाए, और एससी एसटी पर जो संविधान के विरोध में जाके लगाया गया है उसको भी ख़त्म किया जाए। देखिए, ओबीसी पे जो क्रीमी लेयर लगाया गया वो गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें भी बदमाश लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट में उन्होंने ओबीसी के विरोध में जजमेंट दिया, उन्होंने क्रीमी लेयर लगाया। और उस समय ये क्रीमी लेयर में लगाया कि जिस ओबीसी की वार्षिक आय 1 लाख रुपए होगी उसके बच्चे को शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आज उसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया है। अभी इन लोगों ने एक ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया, उसमें इन लोगों ने 8 लाख पाने वाला आरक्षण उसको दिया जा रहा, 10% दिया गया। तो ये लोग इस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं ओबीसी के विरोध में, और ये षड्यंत्र अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसलिए कि हम लोग पूरे भारत में ओबीसी को जागृत कर रहे हैं। ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब रात दिन लगे हुए हैं ओबीसी को जागृत करने के लिए। उसके साथ जो षड्यंत्र हुआ उस षड्यंत्र को उजागर किया जा रहा है। भारतीय संविधान में सारे अधिकार ओबीसी को मिले, वो भी अधिकार नहीं मिला हुआ है। उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी जो अधिकार मिले हुए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 17 अगस्त 1932 को मिला। जनसंख्या के आधार पे 15% शेड्यूल कास्ट को, 7.5% शेड्यूल ट्राइब को। अभी लगभग 100 साल होने जा रहा है, 2024 चल रहा है, यानी 7-8 साल बाद 100 साल होने जा रहा है। 22.5% उनका अभी तक पूरा फुलफिल नहीं हुआ। और ओबीसी को भी मिले लगभग 30 साल हो गया, 1992 में मिला हुआ है। तो 92, 800 और 24, 8, 30, 32 साल हो गया। 52% ओबीसी को 27% दिया गया। 32 साल बीतने के बाद अभी जो सरकार का आंकड़ा है मात्र 5.7%। ये ओबीसी के लोगों को भी समझना होगा कि सरकारें उनके विरोध में जो हैं उनको मजबूत नहीं किया जाना चाहिए, जो उनकी लड़ाई लड़ रहा है उनको मजबूत किया जाए। तो इस तरह से जागृति किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर लोग जागृत हो रहे हैं। सर, एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर लगाया है एससी एसटी पे, उसकी वजह से समाज में विभाजन पैदा हो गया है। तो संगठन के पास ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से जो विभाजन पैदा हुआ है उससे उसको फिर से यूनाइट करने के लिए संगठन के पास क्या क्या रणनीतियाँ हैं सर? संगठन के पास बहुत बड़ी रणनीति है। जो सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों में आपस में ही लड़ाई लड़वाने का काम किया, इसके लिए जाके गांव-गांव में बताया जा रहा है कि सच्चाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। सुप्रीम कोर्ट लड़ाना चाहता है, क्यों लड़ाना चाहता है कि जब लोग लड़ते रहेंगे तो कमज़ोर रहेंगे, और बंटे रहेंगे। जब बंटे रहेंगे तो कमज़ोर रहेंगे। तो जो हम मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी करते रहेंगे। लेकिन भारत में आदरणीय वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रात दिन लगे हुए हैं लोगों को जागृत करने के लिए कि दुश्मन है जो हमको तोड़ रहा है, आप लोगों को जुड़ना चाहिए। और आप लोग जुड़ोगे, ताकत बनेगी तो समस्या का समाधान होगा। उस ताकत बनाने के लिए वो रात दिन लगे हुए हैं। इन लोगों ने जो अभी मतभेद पैदा किया, इसको कुछ दिन तक तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इसको हम लोग संभालेंगे, उसको लोगों को बताएंगे कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है, तो लोग जागृत हो जाएंगे। 30 तारीख का जो भारत बंद है उसके लिए हमारे माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भारत बंद का
आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग इस भारत बंद में बड़े पैमाने पे साथ सहयोग करें, जिससे मूल निवासी बहुजन समाज का जो संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार बचे। भारत में तथाकथित आज़ादी मिली 1947 को ही एक घोषणा हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा को दे दिए। उसमें सारे अधिकार मूल निवासी बहुजन समाज को बहाल हुए। जो अधिकार हमको आज़ादी के पहले मनु विधान में नहीं मिले हुए थे, वो सारे अधिकार भारतीय संविधान में बहाल किए गए। लेकिन सरकार कांग्रेस ने चलाया, जो अधिकार हमको मिला वो अधिकार आज तक हमारे पास नहीं पहुंच पाया, जिसके वजह से गरीबी, लाचारी, बेबसी, तमाम तरह की हजारों समस्याएं खड़ी हो गई। उस हजारों समस्याओं का नस्ते नाबूद करने के लिए एक ही रास्ता है, वह रास्ता है जन आंदोलन। तो जन आंदोलन के तरफ लोगों को बढ़ना चाहिए और इस भारत बंद को बड़े पैमाने पे साथ सहयोग करके भारत बंद को सफल करना चाहिए। भारत बंद होगा तो मूल निवासी बहुजन समाज का हक, हिस्सा, अधिकार जो नहीं मिला है वो सारे अधिकार मिलेंगे। अगर नहीं बंद करेंगे, नहीं शामिल होंगे तो अधिकार नहीं मिलेंगे, और अधिकार नहीं मिलेंगे तो अधिकार विहीन लोग गुलाम लोग होते हैं। अधिकार संपन्न लोग आज़ाद लोग होते हैं। अधिकार संपन्न लोग राजा होते हैं, मालिक होते हैं, हुक्मरान होते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने मूल निवासी बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए, मालिक बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए रात दिन एक किया। आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, इन हमारे महापुरुषों ने अपनी ज़िंदगी और जवानी लगाई, समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा लगाया और लगा करके हमको भारतीय संविधान दिया और भारतीय संविधान में सारे अधिकार बहाल किए गए। लेकिन दुखद बात यह है कि भारत आज़ाद भारत में सरकारें तो बनी, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज को कोई भी हक, हिस्सा, अधिकार नहीं मिला। जो गुलाम भारत में अधिकार मिला हुआ था, आज़ाद भारत में एक एक करके छिन गया। ये मूल निवासी बहुजन समाज को समझना होगा। हम यह देखते हैं कि गुलाम भारत में जब इस देश में अंग्रेजों का राज्य था तो इस देश में गरीबी रेखा का कार्ड बनता था। देश आज़ाद हो गया, आज कार्ड कौन सा बन रहा है? तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि साथियों, ये इस पर गौर करिए, ध्यान दीजिए कि जब देश गुलाम था तो गरीबी रेखा का कार्ड बनता था। देश आज़ाद हो गया, गरीबी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस बीजेपी की सरकार में, आरएसएस की सरकार में क्या हो रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, और कितने तो लगभग 83 करोड़ लोगों को इन लोगों ने पहुंचा दिया। तो यह गुलामी का प्रतीक है। जो समाज गुलाम होता है उसकी हजारों समस्याएं होती है, जो समाज आज़ाद होता है उसकी एक भी समस्याएं नहीं होती हैं। तो आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों के सामने हजारों समस्याएं हैं, इससे वो गुलाम हैं। और यह आज़ादी का आंदोलन भारत में चल रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा। तो इस आज़ादी के आंदोलन में सभी को निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अपने हक, हिस्सा, अधिकार को बचाने वाले के लिए, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को उनका हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान, स्वाभिमान दिलाने के लिए इस भारत बंद में बड़े पैमाने साथ सहयोग करेंगे। यही उनसे हमारी अपेक्षा है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय महेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश समीक्षा प्रभारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। तो इस प्रकार की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल निवासी।